हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आ गए हैं हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके लिए। आप व्यू अर्थात मैट्रिक्स, है ना। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपना कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे आपका एक एक पॉइंट जो है नोट होता चला जाए। और आपको आज से ये आप भी इतना आसान लगेगा, आप कहोगे कि सर मजा आ गया, है ना। तो आप व्यू के लिए बहुत ही बारीकी से अपने लोग समझेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, आप व्यू को किस तरीके से हम निरूपण करते हैं, है ना। तो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, बस आप जो है वीडियो में बने रहें, आपको बड़ा ही आनंद आएगा, हम आशा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप व्यू किसे कहते हैं, मतलब आप व्यू की किस तरीके से हम परिभाषा बनाएंगे। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आप व्यू की जो हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है वो इस तरीके से लिखी हुई है कि m इंटू एन। देखिए यहाँ पर ये हमने जो परिभाषा लिखी है वो इस तरीके से है कि m इंटू एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय। देखिए आप व्यू क्या होता है, एक तरीके से समुच्चय होता है जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। मतलब जो भी आव्यूह होगा वो किस क्रम का होगा, देखिए m क्रॉस n। देखिए यहाँ पर ये m है और इंटू, ये इंटू नहीं है, यहाँ पर ये क्रॉस बोलेंगे या इसको बाई बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। तो इसको हम कहेंगे m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये परिभाषा हुई। एक बार और इसे समझें कि m इंटू एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, m क्रॉस n आव्यूह कहलाता है, राइट। इस तरीके से ये इसकी यहाँ पर परिभाषा हुई। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आव्यूह के अवयव, है ना, आव्यूह के अवयव, तो इन्हीं इसको बोलेंगे है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके अवयव हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक एक बात को आप पढ़ना, आपसे ये कहा जाए कि आव्यूह के अवयव कैसे कहते हैं। तो जो ऊपर अपने यहाँ पर बोला था कि जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर लिखा है कि m इंटू एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय होता है। तो जो संख्याएं होंगी उस आव्यूह के अंदर, है ना, तो वही क्या कहलाएंगे, उसके अवयव होंगे। अब वो किसी तरीके से हो सकती है संख्याएं, ठीक है, बीजगणित से हो सकती हैं, ठीक है, आपकी वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब वो अवयव होंगे सभी। तो कहलाए कि कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप जो है याद रखना। आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र है, ठीक है। देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट कि आयताकार एक सारणी के रूप में हम इसको बनाएंगे, है ना। तो वहां पर, और यहां हमने लिखा है कि इसलिए आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के स्टूडेंट आप सारणिक पढ़ेंगे तो कभी कभार कोई आपसे पूछ लेता है कि सारणिक और आव्यूह में अंतर क्या है ना। तो इससे यहाँ पर देखिए पहला अंतर तो यही है कि हम आव्यूह का मान नहीं निकाल सकते, आव्यूह का कोई मान नहीं होता है ना। तो जबकि सारणिक का क्या होता है, मान होता है। आगे चल के ये पढ़ेंगे अपने लोग, है ना। तो अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, आव्यूह के अवयवों को ब्रैकेट कोष्टक, इस तरीके से हम कोष्टक बनाएंगे, उसके अंदर लिखा जाता है, राइट स्टूडेंट। इसको आप जो है ध्यान में रखना है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे लिखा है कि आव्यूह के अवयवों को कोष्टक इस तरीके से बनाएंगे के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक अवयव ले लिए, राइट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अवयव हैं, तो अवयव हमारे पास लिखे गए हैं। देखिए 1 2 3 4 7 5 0 8 एंड सो ऑन, राइट। तो अब इन अवयवों को हमने यहाँ पर लिखा है। अब ये अवयव हम क्या करें, आयताकार इस तरीके से हम सारणी बनाएं और इन अवयवों को हम इसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित कर दें, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा है 1 2 3, राइट, फिर हमने 4
75 इस तरीके से लिखे, राइट। और फिर 086, राइट। और यहाँ पर देखिए इधर बनाया हमने R1 R2 R3, ठीक है। और ये आपके C1 C2 C3। तो जो R1 R2 और R3 हैं यही हमारे कहलाएंगे रो, और इसको हिंदी में कहेंगे पंक्ति, राइट। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम क्या कहेंगे? रो, यानी ROW रो, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी ये लाइनें बनेंगी, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? रो, ठीक। और दूसरी बात, यहाँ पर जो स्तंभ मतलब इस तरीके से बनेंगी ये, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम, अर्थात कहेंगे इसको स्तंभ, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को, इन अवयवों को हमने ऐसे लिखा, है ना। तो वहां पर हमारे क्या बने? एक तो पंक्ति बनी और हमारा क्या बना? स्तंभ बना, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। एक ही बात है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए आव्यूह का क्रम किसे कहेंगे? तो हम यहां पर लिखते हैं कि यदि किसी आव्यूह में पंक्तियां बराबर m, देखिए यहां पर हम पंक्तियों को m से प्रदर्शित करते हैं, तथा स्तंभों को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? n से, ठीक है। तो यहां पर पंक्ति कौन सी हो गई? m, और स्तंभ कौन हो गई? n। तो उसे m/n, देखिए इसको हम पढ़ेंगे m/n, या आप ऐसे पढ़ो m×n, क्रम का आव्यूह कहते हैं। अगर कोई हमारा आव्यूह है उसमें m पंक्तियां हैं और n क्या है? स्तंभ में, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? m×n क्रम का आव्यूह पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम, जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा हुआ है आपके लिए स्टूडेंट, कि a बराबर, हमने जैसे एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पर है 1 2 3 और लिखा है 1 2 0। तो इसमें देखिए ये वाली, ये और ये कहलाएंगे आपकी पंक्तियां, मतलब ये वाली, मतलब ये R1 R2, ठीक। और b बराबर हमने ये दूसरा ले लिया 1 2 1 0। तो ये देखिए अब आपका किस क्रम का है? 2/2 का है। और ये कितना है? 2/3 का है। क्यों है? कि इसमें आपकी दो पंक्तियां हैं, मतलब 1 2, मतलब इसको बोलेंगे R1 R2, ठीक है। मतलब ये वाली R1 कहलाएगी, ये R1 और ये कहलाएगी आपकी R2, राइट। तो ये R1 हुई, ये R2 हुई, तो कितनी पंक्तियां होंगी हमारी? 2। और स्तंभ कितने हो गए? 3। 1 2 3 स्तंभ हुए, तो इसको बोलेंगे 2/3, सही है। इसको बोलेंगे 2/2, राइट। इस तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमने स्टूडेंट नोट करके कुछ बातें लिखी हैं कि आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। इस बात को नोट रखना स्टूडेंट, अक्सर के आप लोग जो है गलतियां करते हैं यहाँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आव्यूह का क्रम लिखते समय सबसे पहले क्या? सदैव पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है, राइट। तो जैसे अगर हम लिखें किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी? अगर आपसे यहाँ पर ये दूसरा नोट लिखा है हमने, किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो हम कैसे लिखेंगे? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो हमने स्टूडेंट थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पंक्तियों की संख्या को m से ऋण करते हैं, गुणा स्तंभों की संख्या को n से ऋण करते हैं। तो उस आव्यूह में कितने अवयव होंगे? तो हम क्या करें? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दो, तो उस आव्यूह के अवयव निकल के आ जाएंगे, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आव्यूह का निरूपण, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिए यहां से स्टूडेंट, आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, ठीक है, जैसे हमेशा जो है आपके कैपिटल, जो बड़े अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, जैसे ABC डॉट डॉट कर दिया है, से निरूपित किया जाता है, तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ द्विव अनुलग्न, यानी इसको बोलते हैं डबल सफिक्स, आव्यूह के अवयवों को निरूपित किया जाता है। अब स्टूडेंट यहां सुनना, यहां पर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आगे मैं उदाहरण लूंगा, वहां पर आपको आसानी से, बहुत इजी आ जाएगा आपको समझ में। जैसे लिखा है, जैसे आव्यूह के जो बड़े लेटर हैं,
जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के ABC, तो हम अवयव को किससे प्रदर्शित करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला की बड़े अक्षरों जैसे ABC डॉट डॉट। और जो उनके अवयव होंगे, यहाँ साफ साफ लिखा है, उनके संगत छोटे अक्षरों से। इन्हीं जो अवयव होते हैं, अवयवों को हम छोटे अक्षरों से निरूपित करेंगे, है ना। और उसमें यहाँ पर लिखा है द्विव अनुलग्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डबल सफिक्स, अवयव के अवयवों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, अभी हम उदाहरण लेंगे जिससे आपको और क्रिया अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमने नेक्स्ट बात लिखी है कि द्विव अनुलग्न का वाया अंक पंक्ति की संख्या को तथा दायां अंक सदैव स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण ले लिया, a बराबर ले लिया हमने 210435। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? देखिए 1 2, मतलब 2 पंक्ति। और ध्यान रखना स्टूडेंट, पहले पंक्ति लिखते हैं, मैंने ऊपर लिखा है नोट में। ठीक है, तो आप वहां से सुनना। ठीक है, यानी पहले हम पंक्ति लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, स्तंभ कितने? 1 2 3 स्तंभ हैं, तो हम इसको बनाएंगे 2x3 क्रम का अवयव है। मतलब ये जो अवयव है वो किसका है? 2x3 क्रम का अवयव है, या इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 2x3 क्रम का अवयव है, एक ही बात है। तो देखिए इसमें जो पहला अवयव लिखा है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 2। अब स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि द्विव अनुलग्न का बायां अंक पंक्ति की संख्या को, इसका मतलब है इसमें जैसे 1, देखिए यहाँ लिखा है A11, जैसे A11 लिखा है स्टूडेंट यहाँ, तो A11 का मतलब है ये पहली तो आपका ये पंक्ति है और पहला ही स्तंभ है, क्योंकि जो दायां अंक होगा वो स्तंभ को निरूपित करता है। इसका मतलब पहली पंक्ति, और ये दूसरे नंबर पर लिखा है यानी दायां वाला वो स्तंभ है, यानी ये इसको बोलेंगे A11, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। और ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब इसमें और इसमें है ना, मतलब ये आपकी पहली पंक्ति होगी और पहला ही स्तंभ हो गया, मतलब ये 2 आ गया है ना। और A11 कितना हुआ? 2 हुआ। ऐसे ही अब देखिए A12 लिखा है हमने, तो A12 लिखा है, इसका मतलब है अब हम देखिए पहली तो पंक्ति में चल रहे हैं लेकिन दूसरा स्तंभ है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब देखिए आपका जो दायां अंक है वो स्तंभ को निरूपित करेगा, यानी 2 स्तंभ को निरूपित कर रहा है। इसका मतलब हम दूसरे स्तंभ में हैं और पहली पंक्ति में है। ठीक है, तो उसका अवयव कितना है? यानी हमारा 1 है। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जैसे A13, तो A13 देखिए, अब देखिए A13 तो 1 पंक्ति और 3 कौन सा स्तंभ, मतलब 1 2 तीसरे स्तंभ में आ गए, तो ये अवयव हमारा होगा 0, यानी A13 बराबर कितना कहलाएगा? 0। राइट, मेरे ख्याल से स्टूडेंट बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, है ना, आपको मजा आएगा, आप लोग अंत तक जो है वीडियो में बने रहें। ठीक है, अब जैसे अब आ गए हम दूसरी पंक्ति में, देखिए अब इसमें आ गए, इसमें दूसरी पंक्ति में चलेंगे अब, तो दूसरी पंक्ति ये वाली, ठीक, इसमें दूसरी पंक्ति में R1। ठीक, अब जब दूसरी पंक्ति है तो स्तंभ आपका देखिए ये दायां अंक आपका स्तंभ को निरूपित करता, नहीं पहला स्तंभ है ये वाला। ठीक है, यानी पहला स्तंभ और ये दूसरी पंक्ति। ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है? दूसरा स्तंभ पहला, सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको बोलेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसका अभी अब कितना है? 4 है, देखो ना ये आपका 4 है। ऐसे ही इसको बोलेंगे A22, 22 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये यहाँ पर आ गई, अब इसमें आ गई। ठीक है, या आप ऐसा करो, देखिए पहली पंक्ति तो आप इसको पेन रख दो अपना यहाँ, ये वाली। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति है। ठीक, दूसरी पंक्ति हो गई। अब दूसरा स्तंभ है तो दूसरा स्तंभ के लिए ऐसा पेन रख दो, तो इसमें ये वाला अंक देखो छिप रहा है पूरा, यानी कितना आ गया आपका? ये आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला A23, तो 23 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब ये वाला आ गया, यानी 5 अंक आ गया। तो इस तरीके से आपका पहला उदाहरण बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने एक दूसरा अवयव लिया है यहाँ, A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एक 3x3 क्रम का अवयव है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है कि उपरोक्त को व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है, आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे यहाँ पर हमने जो लिखा है वो लिखा है कि उपरोक्त को व्यापक रूप में, मतलब इस जो अवयव लिखे गए हैं इनको सर हम व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं? जैसे
क्योंकि ए तो आप भी हुआ, क्योंकि आप भी को निरूपित करने के लिए बड़े अक्षरों से हम डिनोट करते हैं। और हमने ये आपको अभी उपरोक्त में यहाँ बताया था कि आप भी के अवयवों को लिखने के लिए हम छोटे लेटर का प्रयोग करते हैं और उन पर क्या कहते हैं, डबल सफिक्स लगाते हैं, मतलब द्विगु अनुलग्न लगाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर लिख जाए, मतलब ये तो आप भी का ये क्या है, चिन्ह है, उसके अंदर AIJ लिखा हुआ है। स्टूडेंट देखिए यहाँ सुनना, AIJ लिखा हुआ है। अब AIJ का मतलब क्या है, अब जो ये आव्यूह है वो कितने क्रम का है, 3x3 क्रम का, मतलब 3 ही पंक्ति है इसमें, 3 ही स्तंभ है इसमें, तो ये 3x3 क्रम का आव्यूह बना। जब ये 3x3 क्रम का आव्यूह बना तो इसके हमने ऊपर लगा दिया 3x3, मतलब 3x3 या 3x3, राइट। तो अब इसमें देखिए, अथवा इसको बोलेंगे AIJ, AIJ, ठीक है। अब यहां पर आई कौन है, देखिए यहां पर आई, और मैंने ये बोला था कि अवयव का जो पहला अंक होगा वो किसको डिनोट करेगा, पंक्ति को। देखिए यहाँ पर ये पहला अंक, ये क्या पंक्ति, यानी AI, तो पंक्ति देख कितनी है, 3 है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, 3, तो इसका मतलब आई का मान 3 के बराबर होगा। लेकिन 3 के बराबर कहां से, 1 से, यानी 1 2 3 पंक्ति है हमारे पास। देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 पंक्ति है, तो इसका मतलब पहला अंक किसको ये प्रदर्शित कर रहा है, आपकी पंक्ति को। जैसे 1 2 3, ऐसे इसमें 1 2 3 1 2 3, ये सब पंक्तियां बनेंगी ना, देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट, बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट जे बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है, उतना ही यहाँ पर हमारे कॉलम है, ऐसे कह सकते हो आप। तो स्टूडेंट जे बराबर भी कितना होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, आपको सारी बातें क्लियर होगी। आप जो है अपना इनको अच्छे तरीके से नोट करते रहें, आपको एक एक बात जो है समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको आप बिल्कुल नोट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने नेक्स्ट उदाहरण नंबर लिया है 3, इसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हम व्यापक रूप में किस तरीके से इस आव्यूह को बनाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है हमारा A बराबर A11 A12 A13 और फिर एंड में A1N, ठीक है। आप इसको सुनते रहें, एंड में आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसे A21 A22 A23 A2N, ऐसे लिखा है A31 A32 A33, फिर एंड में हमने लिखा, ये यहाँ पर डॉट डॉट है, सही है, ये क्या आपका डॉट डॉट है, मतलब इधर कुछ और भी पंक्तियां मतलब स्तंभ होंगे, है ना। ये सब स्तंभ बनने 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, ये एन तक है। देखिए ये अंत में क्या है, इसमें ये बाद वाला जो यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है ये स्तंभ को नोट करेगा, है ना। तो ये सब स्तंभ बनने आपके इस तरीके से एन तक स्तंभ बनते चलेंगे। अच्छा अब नीचे ये क्या बनती है, पंक्तियां, मतलब 1 पंक्ति 2 पंक्ति, है ना, 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति, ऐसे कहाँ तक, ये एम पंक्तियां बनेंगी। कितने तक, डॉट डॉट किया हुआ है, इसका मतलब ये एम पंक्ति बनेंगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये एक एम क्रॉस एन क्रम का आव्यूह है। उपरोक्त जो आव्यूह है वो किस क्रम का बनाया हमने, एम क्रॉस एन क्रम का आव्यूह है। इसे व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से स्टूडेंट इसको लिखेंगे ऊपर वाले आव्यूह को। जैसे ए बराबर, देखिए AIJ लिखा है हमने, AIJ, और ये किस क्रम का है, ये सर ये तो M क्रॉस N का है, तो हमने ये M क्रॉस N लगा दिया। अथवा इसको AIJ लिख सकते हैं हम, AIJ। अब यहाँ AIJ तो लिख दिया, तो ये AIJ मतलब I और J है वो कितने तक हैं, इनका व्यापक रूप क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं, देखिए जहां I जो है कितना है 1 2 3, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि M1 का मतलब है जो पंक्तियां निकल के आ रही हैं वो कहाँ तक आ रही है, 1 2 3 M तक, मतलब I का मान कितना चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक, ये M तक जाएगा। इसका मतलब है इस आव्यूह में जो I के मान है वो M तक है, और आपके कितने से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1 2 3, राइट। इसी तरीके से J के मान, क्योंकि यहाँ पर ये AIJ बनाया है तो J हमारा ये दायां अंक होगा, ठीक है, ये आपका दायां। तो जब दायां ये पद होगा तो इसमें J कितना होगा, 1 2 3, लेकिन ये दायां वाला देखिए यहाँ AMN लिखा हुआ है, AMN का मतलब ये दायां कितना N, तो N तक चलेगा ना ये, इसका मतलब J का मान 1 2 3 और कितने तक, N तक चलेगा,
राइट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी अवयव को व्यापक रूप में लिखेंगे तो हम AIJ M क्रॉस N के रूप में लिखेंगे और वहां से तुरंत हमें पता चल जाएगा इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, अर्थात M के मान कितने हैं और N के मान कितने हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको एक तरीके से व्यापक रूप में उपरोक्त वाले अवयव को लिख लिया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट अपना ये टॉपिक लेके आए, वो है अवयव के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स यानी अवयव कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारी जो NCERT बुक है उसमें से कितने प्रकार के अवयव हैं हमने बड़ी आसान भाषा में आपके लिए लिखा है, आपको सरल से सरल भाषा में लिखा हुआ है। आप एक ही बार में उसको याद करना और एक ही बार में आपको याद करते हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि एग्जाम में ये परिभाषाएं नहीं आती है, लेकिन उसको हम तुरंत समझ जाएंगे ये किस प्रकार का अवयव है ना। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं आयताकार अवयव। ठीक है, तो आयताकार अवयव किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यही होती है कि आयताकार अवयव है ना किसे कहते हैं, यानी ऐसा अवयव जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या अलग अलग हो, अर्थात ऑर्डर सेम ना हो। मतलब उसका जो ऑर्डर मतलब ये क्रम क्या हो उनका अलग अलग हो, मतलब पंक्तियां और स्तंभ क्या हो अलग अलग हो। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने रो लिख दिया है पंक्ति के लिए, ठीक है, स्तंभ के लिए मैंने कॉलम लिख दिया है हिंदी में इस तरीके से, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अर्थात ऑर्डर सेम ना हो, ऐसा अवयव जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसे आयताकार अवयव कहते हैं। बस इतनी बात कह सकते हो आप। या इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि A बराबर 2 3 4 6 7 5, इस तरीके से बनाया। तो देखिए इसमें ऑर्डर क्या अलग अलग है, देखिए दो पंक्तियां हैं, एक दो पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ हुए। तो देखिए M का मान अलग है, देखिए यहाँ पर M बराबर कितना है 2 और N बराबर कितना है 3, तो क्या 2 और 3 बराबर है, मतलब ये अलग अलग हैं। तो इसलिए ये हम अवयव किस तरीके से बोलेंगे इसको, जैसे कि आयताकार अवयव बोलेंगे। अब स्टूडेंट कुछ फीलिंग्स ही आपको ऐसी आती होगी, जैसे आयत का आपने देखा होगा, आयत में क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन वर्ग में क्या होती है, सभी साइडें आपकी बराबर होती हैं, है ना। तो ऐसे ही है ना, कुछ आप ये समझते हो कि आयताकार अवयव मतलब ऑर्डर सेम ना हो, राइट। ठीक है, अब देखते हैं वर्ग अवयव, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, है ना। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं, यहां पर आप उसको समझना कि ऐसा अवयव जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या समान हो, सेम हो, है ना, अर्थात ऑर्डर सेम हो। हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा अवयव अर्थात, है ना, कि ऐसा अवयव इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उसे वर्ग अवयव कहते हैं, राइट। उसे हम बोलेंगे क्या, वर्ग अवयव बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एक हमने उदाहरण लिया, A बराबर 321 213 530, और ये देखिए 3/3 इसलिए बोला क्योंकि सर यहाँ पर 1 2 3 मतलब M भी कितने हैं हमारे 3 और N भी कितने हैं यहाँ पर 3, तो इसका क्रम क्या बना, देखिए M क्रॉस N बनाएंगे ना तो ये 3/3 बना। इसका मतलब दोनों का मान क्या सेम है, जब दोनों का मान सेम है तो ऐसे अवयव को हम, मतलब M का भी मान 3 है, N का भी मान 3 है, जब ये दोनों आपके सेम है तो उसको बोलेंगे वर्ग अवयव। यहाँ तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से बड़ा आनंद आ रहा होगा स्टूडेंट आपको। ठीक है, एक एक बात आप क्लियर करके चलना, आज से अवयव आपको बिल्कुल रट जाएगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई अब हम देखते हैं क्षैतिज अवयव, तीसरा नंबर है हमारा क्षैतिज अवयव ना, हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें बोलेंगे हम ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे स्टूडेंट एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पर लिखा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, राइट। अब देखिए स्टूडेंट पंक्तियों की संख्या यानी 1 2 पंक्ति है, मतलब ये 2 है पंक्ति, ठीक है। अब स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो आपको दिख रहा होगा कि पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, अर्थात 2 छोटा है 3 से। तो ऐसे अवयव को बोलेंगे हम क्या, क्षैतिज अवयव अर्थात हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार, हमारा नेक्स्ट प्रकार है स्टूडेंट हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव।
देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह स्टूडेंट किसे कहते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। आपकी देखिए उसका जस्ट उल्टा है ना, वहां पर क्या था, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी तो उसको बोलते थे हम क्षैतिज आव्यूह, और यहाँ क्या ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह को हम बोलेंगे, है ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर स्तंभ कितने बनना है, देखिए स्तंभ बनना है 1 2, 2 बनने, लेकिन पंक्तियां कितनी बननी है 1 2 3, तो पंक्तियां ज्यादा है आपकी, पंक्तियां 3 है, स्तंभ कितने हैं 2, अर्थात 2 छोटा है आपकी किससे, 3 से, है ना। तो इस तरीके से जो ये आव्यूह बनेगा वो आपका ये हॉरिजॉन्टल सॉरी ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है ये 5 नंबर, इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह। तो देखिए पंक्ति आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा आव्यूह, देखिए स्टूडेंट सुनना, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह, तथा केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। देखिए इसमें ये हमने उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला एक आव्यूह लिखा है ना, ये आव्यूह लिखा है, जैसे इसमें एक ही पंक्ति है, ये वाली, ये केवल एक ही पंक्ति है, ये एक ही पंक्ति है जी, एक ही पंक्ति, तो इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह, ठीक है। और दूसरा इसमें एक ही स्तंभ है इस तरीके से, तो जब एक ही स्तंभ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। जब इसमें एक पंक्ति है तो इसको बोलेंगे हम 1/3, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात आपको और मालूम होना चाहिए, इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया कि पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, किसी भी आव्यूह के क्रम को लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति और बाद में क्या लिखते हैं, स्तंभ, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही पंक्ति होती है तो हम कहेंगे उसको पंक्ति आव्यूह, ठीक। अब इसमें देखिए एक ही स्तंभ है ना, एक क्या है स्तंभ, एक ये वाला, लेकिन पंक्ति कितनी है 1 2 3, तो उसको लिखने का तरीका होगा 3/1, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा विकर्ण आव्यूह, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर, देखिए स्टूडेंट मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण ये होता है हमारा ये वाला होता है मुख्य विकर्ण, ठीक है, ये वाला मुख्य विकर्ण होता है। हमारी जो परिभाषा कह रही है वो क्या कह रही है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। कितनी आसान हमने यहाँ पर आपकी जो परिभाषा लिख दी, है ना, मतलब इस मुख्य विकर्ण को छोड़ने के बाद सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, जैसे 0 0 0, इसे छोड़कर सारे अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह, है ना। तो यहाँ पर जो डायगोनल आव्यूह आपका बना वो बना 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अदिश आव्यूह, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। इसकी आपकी परिभाषा लिखिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह का, देखिए स्केलर आव्यूह को हम इस तरीके से प्रकट करेंगे, यहाँ पर आपका वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण एक जैसा हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। देखिए एक जैसे का मतलब, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 3 3 3, है ना, 2 2 2 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, लेकिन ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, एक जैसे हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उससे अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आप इसे सुने, यदि किसी वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण एक जैसा हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है वो क्या है, डायगोनल, वो है 3 3 3, तो इसे हम ऐसे प्रवास कर सकते हैं, राइट। अब हमारा नेक्स्ट है ये प्रकार 8 वाला, इकाई आव्यूह अथवा इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह, राइट। तो इकाई आव्यूह किसे कहेंगे स्टूडेंट, इसको सुनना जरा। इकाई आव्यूह यहां पर लिखा है हमने कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण केवल इकाई हो, मतलब एक एक हो, इकाई एक की होती है, यहां पर लिखा है मुख्य विकर्ण केवल इकाई हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं, राइट। यहां तक स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है स्टूडेंट कि a बराबर 1 0 0 1 0 0 0 1, तो देखिए ये मुख्य विकर्ण जो आया वो देखिए एक ही का आया, मतलब इकाई है ये सब मुख्य
ये आपका मुख्य विकर्ण, तो इसको बोलेंगे ए बराबर डायगोनल 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो अवयव के प्रकार कराए, और अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रकार हमारा क्या होगा। हमारा नेक्स्ट प्रकार है इसका 8वां, सॉरी ये 9वां। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, शून्य बोल दो या उसको रिक्त अवयव बोल दो। देखिए रिक्त हम किसे कहते हैं जिसमें कुछ नहीं हो, शून्य कहते हैं शून्य माने कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरीके से शून्य अवयव, तो हम इसकी किस तरीके से परिभाषा बनाते हैं कि यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो इसे रिक्त अवयव कहते हैं। इसे ओ से, नहीं यहाँ पर ये ओ बना रखा है हमने ये, ठीक है, बड़ा सा ओ से, या इसको शून्य भी बोल सकते हो, ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है 0 0 0, नहीं सभी अवयव कैसे आपके 0 0 है ना। तो ये किस क्रम का है, अगर आपसे कोई पूछ लीजिए किस क्रम का अवयव लिखा है, तो ये 3/3 क्रम का है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ है ना, तो ये 3/3 क्रम का बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका प्रकार पढ़ते हैं ऊपर त्रिभुजीय तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी ये परिभाषा क्या कहती है हमसे, यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपर त्रिभुजीय अवयव, और यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम प्रश्न करते समय समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण ले लें, है ना, आपके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम कि इसको किस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, अब इसका जो उदाहरण है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर सुनना कि ऊपर त्रिभुजीय तथा निम्न त्रिभुजीय अवयव का उदाहरण, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। देखिए मुख्य विकर्ण तो हमारा ये हुआ, अब मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो शून्य, देखिए 0 0 0। ठीक है, तो इसके नीचे के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो कुछ आकृति कुछ ऐसी बनती है, ये वाली देखिए स्टूडेंट। तो देखिए ऊपर एक तरीके से त्रिभुज सा बनता है ये वाला, क्योंकि नीचे के अवयव शून्य है लेकिन मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या शून्य नहीं है ना। तो ये वाले नीचे के अवयव सारे शून्य है, तो ऊपर क्या बनना है, त्रिभुज, तो इसको हम बोलेंगे ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ठीक है, अब यहां पर लिखा है नेक्स्ट बात हमारी कि यदि ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, जैसे मुख्य विकर्ण के ऊपर के, मुख्य विकर्ण अगर ये है हमारा, तो इसके ऊपर के अगर सभी अवयव शून्य है, जैसे 0 0 0, ये सब शून्य है। ठीक है, तो ये नीचे देखिए हमारा क्या बनेगा, एक तरीके से आपकी त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी, तो इसको बोलेंगे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न मतलब ये नीचे बनना है ना, तो इसको बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय अवयव बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें अवयवों की समानता, है ना। देखिए अवयवों की समानता, स्टूडेंट जानते हैं हम जब किसी में समानता करनी हो, इक्वलिटी करनी हो, तो एक से अधिक लोग होना चाहिए, मतलब निम्नतम 2 लोग होना चाहिए, वहां पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, तुलना या समानता कर सकते हैं, इक्वलिटी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 2 लोगों की तुलना करेंगे, तो अवयव कितने होने चाहिए हमारे पास, 2। तो लिखा है हमने कि 2 अवयव समान कहलाते हैं। ये कब कहलाते हैं, यदि दोनों अवयव के, सबसे पहली बात क्या लिखा है, क्रम समान है, मतलब इक्वल है, बराबर है। नंबर 2 क्या लिखा है हमने, संगत अवयव बराबर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ एक व्यापक रूप में उदाहरण लिया है, वैसे आपकी किताब में एग्जाम्पल है, आप एक ही बार में कर पाओगे, उनको बड़ा आसान लगेगा आपको। यहाँ आप अगर इनको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप सारे किताब की एग्जाम्पल सही, प्रश्न सही बड़े आसानी से कर पाएंगे ना। तो यहाँ हमने लिखा है कि ए बराबर AIJ, और इसका जो क्रम लिखा दिया हमने M क्रॉस N, तथा B बराबर कितना लिख दिया BIJ, और इसका क्रम कितना R क्रॉस S। ये दोनों अवयव कैसे होंगे, समान अवयव होंगे। यदि ये कब होंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है M, देखो पहली क्या लिखी M किसके बराबर है, R के, मतलब M बराबर R है। तो देखिए अब ये पहले अवयव में M कौन है, पंक्ति, दूसरे अवयव में R कौन है, पंक्ति। इसका मतलब है अवयव
ए के पंक्तियों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। ऐसे ही दूसरी, आव्यूह ए के स्तंभ की संख्या अर्थात एन, ऐसे ही आव्यूह बी के स्तंभ की संख्या अर्थात एस, यानी एन बराबर एस होना चाहिए। और साथ ही एक बात और आपको ये बताते चले, यहाँ पर लिखा ही है कि इन दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा हो, एक जैसा हो। ऐसा नहीं है आपकी ये क्रम अलग अलग हो, आव्यूह ए का भी क्रम वही हो, आव्यूह बी का भी वही क्रम हो, तभी उनकी हम इक्वालिटी अर्थात समानता कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो है आपको जो बेसिक बातें थी आव्यूह की वो हमने करा दी। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके इस प्रश्नावली आपकी जो आएगी 3.1 है ना, तो उसके हम उदाहरण भी कराएंगे, आपको प्रश्न कराएंगे, बड़े आसान लगेंगे, आप जो आपको रट जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स।